गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग वर्गमूल से संबंधित जो चैप्टर था उसको समाप्त किए थे। जस्ट उसके बाद एक चैप्टर है घन तथा घनमूल। जिस प्रकार से हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल पढ़े थे, सेम कहानी इसमें भी वही बात है। मतलब दोनों सेम ही है, सिर्फ परिभाषा कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर भी दो वर्ड है, घन तथा घनमूल। इस घन शब्द को हम लोग दो जगह पढ़ेंगे। एक क्षेत्रमिति जब आएगा तो वहाँ पर भी एक घन आएगा, लेकिन वहाँ पर इसका परिभाषा कुछ अलग होगा। जबकि ये घन तथा घनमूल में इसका परिभाषा कुछ अलग है। जिस प्रकार से वर्ग में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो समान संख्या को युग्म के रूप में गुना करते हैं, उस गुना के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो वर्ग संख्या कहलाता है। घन में जस्ट इसमें क्या करेंगे, जब कोई समान संख्या को खुद के साथ 3 बार गुना करें, इसमें 2 बार गुना था तो वर्ग, और घन में क्या होगा, 3 बार गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो घन कहलाएगा। तो मतलब ये 8 इस 2 का घन हो गया। मतलब 2 का घन कितना हो गया, 8। उसी प्रकार से अगर 4 का घन देखें तो 64, मतलब 4 को 3 बार गुना, इस प्रकार से। जबकि जब इसका वर्ग कर रहे थे हम लोग तो 4 गुना 4 कर रहे थे और इसको लिखते थे ऐसे 4 पे घात 2, और जब घन का बात होगा तो 4 पे घात 3, मतलब इस 2 के स्थान पे 3 आ जाएगा। कहानी में बाद बाकी और कोई चेंज है ही नहीं। तो मतलब दोनों चैप्टर सेम है, सिर्फ अंतर क्या है कि वर्ग में 2 संख्या को एक जैसे संख्या को खुद के साथ गुना करते हैं, जबकि घन में एक जैसे संख्या को 3 बार गुना करते हैं। तो वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल, इस दोनों चैप्टर में समानता है लगभग। तो 1 का अगर घन करेंगे तो आएगा 1, 2 का घन में आ जाएगा 8, 3 का घन करेंगे तो ये 27 आएगा, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि सबका इकाई अंक देखो, 1 का इकाई अंक 1 ही आया, 2 का इकाई अंक 8 आ गया, 3 का इकाई अंक 7 आ गया घन करने के बाद, 4 का इकाई अंक 4 आया, 5 का इकाई अंक 5 आया, 6 का इकाई अंक 6 आया, 7 का इकाई अंक 3 आया, 8 का इकाई अंक 2, 9 का इकाई अंक 9 और 0 का इकाई अंक 0। अब यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया क्या कि संख्या चाहे जितना बड़ा हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमको इकाई का अंक निकालने के लिए बोले घन करने के बाद, तो इसके लास्ट में अगर ये वाला संख्या आ जाए तो उसके घन करने के बाद लास्ट में ये आ जाएगा। कहने का मतलब कि कोई एक संख्या मान लेते ये संख्या है। अब तुमको बोला क्या कि घन करने के बाद इसके इकाई अंक में क्या आएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 3 का घन करेंगे और इसका इकाई अंक में जो है वही आंसर होगा। तो 3 का घन करने पे इकाई अंक में 7 आया, तो मतलब कि ये जब इसका हम लोग घन कर लेंगे तो इसके इकाई अंक में 7 ही आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 है तो इकाई अंक में 5 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 है तो घन करने के बाद इकाई अंक में 6 आएगा। अगर 7 दे दे तो इकाई के अंक में 3 आएगा। तो मतलब हमको सिर्फ इसी का घन याद रखना होगा जो लास्ट वाला है। तो जब इसका पूरा का घन ना करके सिर्फ इसका अगर घन कर दे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इकाई के अंक में कौन सा संख्या आएगा। तो ये घन से संबंधित सारा बात था। अब देखते हैं हम लोग घनमूल। तो घन का ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे वर्गमूल, वर्ग का जस्ट उल्टा है कि 2 संख्या के समान युग्म को गुना करने से जो संख्या प्राप्त होता है ये इस 2 का वर्ग कहलाया। अब वर्गमूल क्या कहलाता था कि जो संख्या दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड में से समान संख्या में से जब एक संख्या को निकाल लेते हैं हम लोग तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह ये था। इस प्रकार से देने के बाद इस 2 में से 2 बार 2 एक बार निकाल लिए, तो मतलब इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो जस्ट कहानी घनमूल में भी होगा। जैसे घन का परिभाषा दिए तो घनमूल का परिभाषा क्या होगा कि कोई जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड में से 3 समान संख्या में से एक संख्या को हम लोग निकाल लेंगे, तो निकला हुआ संख्या ही उस संख्या का घनमूल कहलाएगा। तो वर्ग में भी जस्ट यही था कि जो भी संख्या दिया हुआ उसका गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद समान संख्या के युग्म में से एक संख्या को निकाल लेते थे, तो उसको हम लोग वर्गमूल कहते थे। तो वर्गमूल निकालने के लिए वहाँ पे हम लोग 2 तरीका पढ़े थे, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो घनमूल निकालने के लिए भी 2 तरीका है, लेकिन यहाँ पे भाग विधि नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा गुणनखंड विधि और एक अनुमान विधि है। गुणनखंड विधि और अनुमान विधि। 2 तरीका है। 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 2 तरीका है।
तो ये दोनों विधि आसान है, क्योंकि गुणनखंड में तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर तुमको पहाड़ा अच्छा से याद है, गुणनखंड करते हो तुम, तो फिर ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक सवाल है क्या कि 85 184, 85 184। एक बात और कि हम लोग वर्गमूल को इस प्रकार से दर्शाते हैं, मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर ये वाला चिन्ह आ जाए तो ये हम लोग बोलते हैं इसको वर्गमूल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट। तो घनमूल का चिन्ह होगा क्या, तो घनमूल का भी यही चिन्ह रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा छोटा, तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। तो जब कभी घनमूल निकालने के लिए दे तो इस प्रकार से रूट रहेगा और इसके आगे छोटा सा 3 देगा ये। तो इसका अर्थ होता है क्या कि उस संख्या का घनमूल निकालना है। तो जैसे देखो इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड विधि जो हम लोग बचपन से गुणनखंड करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा ये, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से विभाज्य होगा ये, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड है ये, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब आ गया 1331। अब ये 11 से विभाज्य है। 11 से जैसे विभाजित करेंगे तो 121 बार में कटेगा, फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। इस संख्या का गुणनखंड हो चुका। अब देखो इसमें 3 संख्या में से एक संख्या निकलेगा। ये 2 3 बार है, इसमें से 1 बार निकल गया। यहाँ पर भी 2 3 बार है तो 1 बार निकल गया। 11 3 बार है तो 1 बार निकल गया। तो मतलब कि इसका घनमूल कितना आ गया, 2 गुना 11। तो 2 दूना 4, 4 गुना 11, तो 11 चौके 44। तो ये था गुणनखंड विधि। इस प्रकार से हम लोग जब चैप्टर में सवाल आएगा तो गुणनखंड करके सवाल बनाएंगे। लेकिन अनुमान विधि से कैसे बनाएंगे सवाल, मान लो कि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो वहाँ पे अगर इसी सवाल को बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग अनुमान विधि से वहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो सवाल तो वही है 85 184, इसको अनुमान से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि दाएं तरफ से 3 अंक को छोड़ो। तो दाएं तरफ से 1 2 3 अंक लेने के बाद यहाँ पे एक लकीर खींच देंगे इस प्रकार से सीधा। अब 2 भाग आ गया, एक दाएं तरफ का 3 अंक का 1 भाग और बाएं तरफ का 2 अंक का 1 भाग है। यहाँ पे हमेशा दाएं तरफ से ही 3 अंक को छोड़ना है। अब सबसे पहले हम लोग इस लास्ट को देखेंगे कि लास्ट में क्या है, 4 है। तो किस संख्या को खुद के साथ 3 बार गुना करने से 4 आया था, तो ये 4 ही था। 4 को जब 3 बार गुना किए तो 64, तो लास्ट में 4 आया। तो मतलब इधर का जो घनमूल निकलेगा 4, इधर का घनमूल निकल गया 4। अब बाएं तरफ 2 अंक है 8 और 5, मतलब ये 85 है। अब किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से 3 बार गुना करने से या तो 85 पूर जाए या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हम लोग देखें तो 2 से करेंगे तो 8 बहुत छोटा हो गया, 3 का घन करेंगे तो 27, तो भी बहुत छोटा, 4 का घन करेंगे तो 64, इसके लगभग बराबर जा रहा है, 5 का करेंगे तो 125, ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो 5 का घन नहीं लेंगे हम लोग, 4 का घन लेंगे। बताए क्या, या तो इसके समान हो जाए या फिर इससे कम हो, तो 4 ही लेंगे हम लोग। तो इधर का 4 और उधर का 4, तो हो गया कितना, 44। तो मतलब ये अनुमान विधि से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो मतलब घनमूल ज्ञात करने का 2 विधि, एक गुणनखंड विधि और एक अनुमान विधि। तो चैप्टर में जितना भी थ्योरी था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलो हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। अब देखते हैं चैप्टर में कौन कौन सा सवाल है। तो देखो 4.1 से घन तथा घनमूल चैप्टर स्टार्ट है। इसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण घन है। तो घन चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या का गुणनखंड करेंगे और 3 बार सभी चीज़ आ गया तब बोलेंगे वह संख्या घन संख्या है, अगर नहीं आया तो घन संख्या नहीं है। तो गुणनखंड को अच्छा से सीखना होगा, तब घन तथा घनमूल और वर्ग तथा वर्गमूल में तुम कहीं नहीं फंसोगे। तो 3 से कटेगा ये, तो 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, मतलब 27 का गुणनखंड में आ गया 3 गुना 3 गुना 3। घनमूल निकालना नहीं है, सिर्फ तुमको बताना कि ये घन संख्या है या नहीं। तो 3 बार आ गया, तो अतः 27 घन संख्या है, घन संख्या है, यही हो गया इसका आंसर। घनमूल निकाल के बताना नहीं है, सिर्फ तुमको ये चेक करना कि ये घन संख्या है या फिर नहीं है। तो 1 नंबर का सारा बन जाएगा। 2 नंबर में वही बात है, तुमको चेक करके ही बताना। 3 4 यहाँ तक सेम सवाल है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर में वही बात बताएगी, क्या 243 एक घन संख्या है, तो बस ऐसे ही चेक करेंगे। तो हर एक चीज़ 3 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 आ गया 3 बार और 5 आ गया 1 बार या फिर 2 बार, तब वो घन संख्या होगा ही नहीं।
मतलब हर एक चीज़ 3-3 बार अगर आ गया गुणनखंड में तब वो संख्या घन संख्या होगा। तो 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 नंबर में पूछ रहा है कि 3 का घन निम्नलिखित में से कौन होगा। 6 नंबर से अलग सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है क्या इसमें कि 3 का घन इनमें से कौन होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। तो 3 का घन करेंगे हम लोग, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ये सारा सवाल बनेगा। अब देखो 8 नंबर सवाल में रिक्त स्थानों को भरे, तो ये घन करके भर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 का देखो 2 नंबर सवाल कुछ अलग है, लेकिन आसान है। ये सिर्फ घुमाया है सवाल को और कुछ नहीं किया। ये 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इसका घन निकालने के लिए बोल रहा। तो अब देखो सबसे पहले जोड़ लो, उसके बाद घन करो। मतलब सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं सब सवाल में। तो 6 हो गया, 6 का घन 216, बस यही आंसर है। 10 नंबर ये भी बन जाएगा। चलो यहाँ तक पहले उतार लो, तब हम लोग 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखो 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि 3000 को निम्नलिखित में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो मतलब ये 3000 ना घन संख्या है ही नहीं, तो इसको किस से भाग दे ताकि ये परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल में भी पढ़े थे, गुना करने वाला और भाग देने वाला, इस दोनों को पहले समझ लो। ये भाग और ये गुना, दोनों में याद करो क्या पढ़े थे कि अगर कोई संख्या को वर्ग बनाना था तो उसमें क्या करते थे कि जो संख्या बच जाता था गुणनखंड करने के बाद, जो बचा उसको उसी से भाग दे देते थे, तब वो वर्ग संख्या बन जाता था। तो घनमूल में वही चीज़ होगा कि इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे, जो बचेगा उसी से भाग दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा वर्ग घन संख्या। और गुना में क्या था कि जो घट जाता था, मान लो कि संख्या का गुणनखंड कर दिए, सब 2 बार आ गया, 5 एक बार आ गया, तो मतलब 5 और एक बार चाहिए, तो 5 को और एक बार गुना करने के बाद तब वो वर्ग बनता था। तो घन में भी वही बात होगा कि गुणनखंड करने के बाद 3 बार सब आ गया, कोई 1-3 बार नहीं आया, तो जितना बार का कमी था उतना बार से गुना कर दिए, तब वो क्या बन जाएगा घन संख्या। तो वर्ग तथा वर्गमूल में वही बात था, घन तथा घनमूल में भी यही बात है। भाग का बात आएगा तो जो बचेगा उससे भाग दे देंगे, और गुना का बात आएगा तो जो घटेगा उससे गुना करेंगे, बस इतना याद रखना है इसमें। तो इसमें भाग देना, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं इसका। तो 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 उतरेगा, 1500 हो गया। फिर 2 से 750 आएगा, फिर 2 से 325 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब जाएगा ये 5 से। तो 5 से अगर घटाएंगे तो 5 6 30, 5 6 25, फिर 5 से 13, 3000 है ना, इसको घटाए तो 1500 आ गया, फिर इसको घटाए 750, फिर इसको 2 3 6, 225, 325 आएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 2 3 6 बचा 1 ना, तो 2 7 14, 2 5 10, अब ठीक है ना, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 5 7 35, बचा 2 5 25, फिर इसको घटाएंगे 5 से तो 15 15 5 75, फिर 5 से तो 5 3 15। तो देखो 3000 के गुणनखंड में देखो सबसे पहले 2 आ गया 3 बार, 5 भी आ गया 3 बार, लेकिन ये 3 एक ही बार आया, तो मतलब इस 3 को अगर इससे भाग दे दे तो ये 3000 पूरा घन बन जाएगा। तो यहाँ पे भाग दे के बताना नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि किससे भाग देंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था ये, तो हम लोग किससे भाग दे देंगे इसको, 3 से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ये आंसर हो गया इसका। अगर गुना करने बोलता तो और कितना 3 का जरूरी था, और 2 3 का जरूरी था, मतलब 3 गुना 3 और लाते, 9 से इसको गुना करते, तब ये फिर घन संख्या बन जाता। भाग देने के लिए बोलेगा तो जो बचेगा उससे भाग, गुना करने के लिए बोलेगा तो जो घटेगा उससे गुना। तो इसको उतार लो, ये 9 नंबर सवाल था। अब देखो 1 नंबर में ना बहुत सारा सवाल दे दिया है, टोटल 8 सवाल दिया है। फिर बात वही है कि चेक करना कि वो कौन घन संख्या होगा या फिर नहीं होगा, निकालना नहीं है घन, सिर्फ तुमको बताना होगा कि कौन घन संख्या है या फिर नहीं है। तो किसी को भी चेक करो। चलो 7 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन अगर गुणनखंड सही रहेगा तुम्हारा तो एक भी सवाल तुमसे गलती हो ही नहीं सकता। तो इसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं घन संख्या है ही नहीं, क्योंकि घन संख्या के लिए लास्ट में कम से कम 3 जीरो आना चाहिए, जबकि 3 जीरो है ही नहीं, इसके अंत में 1 ही जीरो है। लेकिन वो तो अनुमान हो गया, तो हम लोग गुणनखंड करके भी देख लेते हैं सवाल को। तो 2 से जाएगा ये, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 0 आ गया।
फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 छके 12, 0। फिर 2 से जाएगा ये, 2 एका 2, 0, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 सते 14, 0। फिर 2 से, 2 एका 2, 2 तिये 6, 2 पंचे 10। फिर 3 से जाएगा अभी, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड है ये, 3 एका 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब देखो 86, 40, इसके गुणनखंड में 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, गुना 3 आ गया 3 बार। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 5 देखो एक ही बार आया है, जबकि 5 को 3 बार आना चाहिए था। तो अब हम लोग कह सकते क्या कि अतः 8 6 4 0 घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। हो गया इसका आंसर ही। एकदम आसान सब सवाल है, सिर्फ ऐसे ही चेक करके बताना है। अगर गुणनखंड सही रहेगा तो एक भी सवाल तुमसे गलती नहीं हो सकता, और गुणनखंड गलत करोगे तो सवाल गलती होगा। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब नहीं चेक करना होगा, मतलब कि बहुत सारा इसमें होगा और कोई नहीं भी हो सकता, तो बस ऐसे ही चेक करेंगे, जो होगा वो है, जो नहीं होगा वो नहीं है। 13 नंबर में वही सवाल है कि जांच करके निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन है। देखो 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक जितना भी सवाल दिया ना, सिर्फ तुमको यहाँ पे अभ्यास करवाया हो कि बच्चा अधिक से अधिक अभ्यास करे और उस चीज़ को सीख जाए, क्योंकि किसी सवाल में कोई अंतर नहीं, सब में वही बात बोला कि कौन संख्या घन है या फिर नहीं है। तो यहाँ तक सब सेम सवाल था। अब देखो 14 नंबर से सवाल कुछ अलग होगा। यहाँ से निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करें। अब यहाँ से घन करना तुमको, अभी तक घन चेक किए, लेकिन 11 नंबर से जो सवाल है ये घन ज्ञात करना होगा। 11 नंबर का 1 नंबर सवाल देखो। अब इसमें बोला गया कि 10 का घन, तो 10 का घन मतलब 10 पे घात 3, तो 1000, 10 गुना 10 गुना 10, यही आंसर हो गया। तो 11 नंबर भी सवाल बन जाएगा। ये 14 नंबर है ना, सॉरी ये 14 नंबर सवाल है। अब यहाँ पे देखो 15 नंबर से जो सवाल दिया ना, 15 से लेकर टोटल सवाल है किताब में 28 सवाल। ये 28 नंबर तक सवाल जो भी दिया ना, ये शब्द समस्या वाला सवाल दे दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पे शब्द में लिख दिया है, उसको पढ़ना है, उसके बाद जो जो सवाल में बोला उसको लिख के तब सवाल को बनाना, मतलब ये शब्द में लिखा हुआ है, अंक इसमें दिया ही नहीं है। तो 14 नंबर तक पहले उतार लो, तब फिर हम लोग 15 नंबर से सवाल को देखते हैं। देखना 15 नंबर में बोला क्या सवाल कि 2 उदाहरण लेकर दिखाए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। तो कोई भी अगर विषम संख्या ले लें, कोई भी विषम संख्या, जब उसका घन करेंगे तो ये सवाल बोल रहा है क्या कि वो विषम संख्या ही होगा। तो यहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, किसी भी विषम संख्या को ले सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि माना कि प्रथम विषम संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन वो होना चाहिए विषम संख्या। 3 मान ली, ठीक है ना। तो अब देखो इस 3 का अगर घन करेंगे तो 3 का घन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो देखो 27 एक विषम संख्या है ना। तो जो सवाल में बोला था उसके अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या। और एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। माना कि दूसरा विषम संख्या बराबर 5 ले लिए, तो 5 का घन, तो मतलब 5 पे घात 3, 125, ये भी विषम संख्या आ गई। इसी चीज़ को सिद्ध करना था। तो अतः किसी भी विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होगा। बस हो गया आंसर। ही प्रूव्ड करना था, ये सिद्ध करना था, ये आंसर नहीं है। ये सवाल में तो आंसर दे ही दिया कि विषम संख्या ही होगा, और हम लोग निकाल भी दिए। अब देखो 16 नंबर में सेम वही सवाल दिया है, सिर्फ विषम संख्या की जगह पे दे दिया वो सम संख्या। तो हम लोग यहाँ पे कोई सम संख्या को मान लेंगे, यहाँ पर भी किसी सम संख्या को मान लेंगे। जब उसका घन करेंगे तो सम संख्या ही निकलेगा। तो पता ये चला
विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या, और जबकि सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या। तो इसके बाद जो सवाल है ना 16 नंबर सवाल अब आसानी से बना सकते हो, इसको उतार लो। ध्यान देना 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। देखो घन पहले भी बताया कि घन दो जगह मिलेगा, एक तो इस चैप्टर में और एक मिलेगा क्षेत्रमिति में। तो घन अब जब यहाँ पे दे दिया तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हम लोग, ऐसे हम लोग क्षेत्रमिति में इसको पढ़ेंगे। तो घन बोल रहा है क्या कि एक ऐसा आकृति जो 6 वर्ग से मिल के बना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं घन। और वर्ग के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले। तो ये होता है घन जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ऐसा आकृति को ही घन बोलते हैं। तो एक भुजा दे दिया 15 मीटर, तो सभी भुजा क्या होगा 15 मीटर ही होगा सवाल के अनुसार। अब बोल रहा क्या कि इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन हमेशा इस जितना भुजा देगा ना उसको 3 बार गुना करने के बाद निकलता है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो घन का आयतन, घन एक आकृति है, घन का आयतन तो भुजा को 3 बार गुना मतलब भुजा क्यूब, यही होता है इसका आयतन, मतलब इसका ये सूत्र होता है। जब क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो 15 का क्यूब कर दो, वही आंसर निकल जाएगा। हो गया ये आंसर। अब देखो आज के लिए अंतिम सवाल 18 नंबर, उसके बाद टाइप बदल जाएगा सवाल का। 18 नंबर सवाल में क्या बोला कि बताए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, मतलब सत्य और असत्य को बताना है। ये आसान होगा सवाल, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 18 नंबर में टोटल 7 सवाल है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, किसी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। जस्ट इससे पहले जो 15 नंबर सवाल था उसमें देखे कि विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या ही होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सम संख्या होगा, तो ये असत्य हो गया। जबकि विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या ही होगा, या फिर सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या ही होगा, लेकिन क्या बोल रहा है ये सम संख्या होगा, मतलब विषम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब 2 नंबर में देखो, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया क्या कि हो सकती है, हो सकती है, इस बात को गौर करना। अब जब सत्य और असत्य में सवाल पूछता है तो इस वर्ड को देता है, ये हो सकती है, और ये होता है अगर देता तो फिर सवाल का बात कुछ अलग हो जाता। क्या बोला कि एक अंक का अगर घन करेंगे तो एक अंक का संख्या हो सकता है, सही बात है देना। एक अंक का संख्या इसका घन किए तो 8 आ गया, एक अंक का संख्या ही निकला। 3 का घन करेंगे तो अब देखो ये बदल गया, तो हो सकती है नहीं भी हो सकती है, तो मतलब ये सत्य है, हो सकती है ना, हो सकता है। 1 का घन किए तो 1 आ गया, 2 का घन किए तो 8 आ गया। और ऐसा लिख देता कि एक अंक का घन एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली ही होगा, तो ऐसा नहीं था। तब तो देखो ना 2 अंक भी आ गया, आगे करेंगे तो फिर 2 अंक आएगा, 3 अंक भी आ जाएगा, तो ये फिर गलत हो जाएगा। हो सकती है तो ये सत्य है, ये सत्य होगा, असत्य है ये सत्य है। तो इसी प्रकार से पढ़ोगे और बनाओगे समझ के तो सारा बन जाएगा। तो आज हम लोग देख लिए कि कहाँ से, सबसे पहले इसका थ्योरी देखे हम लोग, और उसके बाद 1 से लेकर 18 नंबर तक सवाल को देखें। तो 1 से लेकर 18 तक बनाओगे, इसमें जो भी दिक्कत होगा तो आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 19 नंबर से सवाल को देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।